हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ की। इस लेक्चर के पहले 2 लेक्चर्स में हमने अनुचुंबकीय पदार्थों और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में पढ़ा है, जिसकी नोट्स और परिभाषा और उसको आपको समझाया जा चुका है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए और उनको बार बार पढ़ते रहिए। अगर उसके बाद भी आपको उसमें कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, जो कोई टॉपिक जो कोई बात जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसको आप लोग या तो कमेंट करके पूछ लीजिए या आप डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो उसके पहले ये समझ लेते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह प्रबलता से उस चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है, लौह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है, उसका मान 1 से अधिक होता है, यानी वह 1 से बड़ी होती है। 1 से अधिक होने का मतलब है कि 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ भी क्या होते हैं, उनकी भी चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से अधिक बड़ी होती है, यानी बहुत बड़ी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, तो लौह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, लौह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वह प्रबल एवं धनात्मक होती है। क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, इसलिए इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो प्रबल है और धनात्मक है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखी है लौह चुंबकीय पदार्थ की। तो ऐसे पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों की चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत बड़ा होता है। ये प्रबल एवं धनात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति वाले होते हैं। यहाँ पे जो म्यू आर है ये आप पहचान ही चुके होंगे, 2 लेक्चर से इसको मैं बताता जा रहा हूँ। तो ये म्यू आर क्या कहलाता है, चुंबक की चुंबकशीलता कहलाता है। ठीक है ना, तो म्यू आर को चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब अगर इसके गुणों की बात करें कि इसमें गुण कौन कौन से पाए जाते हैं, तो पहला जो इसका गुण होता है, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं, यानी अगर हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक निश्चित ताप के बाद वो लौह चुंबकीय पदार्थ एक अनचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगेगा। कहने का मतलब है कि उस पदार्थ का जो लौह चुंबकत्व का गुण है वो अचानक से एकाएक गायब हो जाएगा और वह अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगेगा। लेकिन अगर हम उसे पुनः ठंडा करें, उसके टेम्परेचर को कम कर दें, उसे ठंडा कर दें, तो वह फिर से लौह चुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम एक निश्चित सीमा के बाद ताप को बढ़ा देंगे तो लौह चुंबकीय पदार्थ के लौह चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा और वह अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगेगा, परंतु उसे पुनः ठंडा करने पर वह लौह चुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब लौह चुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाया जाता है तो ताप बढ़ने पर एक निश्चित मान के बाद यह अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगते हैं तथा इनका लौह चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, परंतु इन्हें पुनः ठंडा करने पर ये लौह चुंबकीय हो जाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशंस लिखी गई हैं वो इसलिए लिखी गई हैं ताकि आप लोग अपनी नोट्स में इनको लिख सकें या इन्हें कॉपी कर सकें। ठीक है, तो अगला इसका देखिए, ये जो टेम्परेचर का ये जो प्रॉपर्टी है इसका, इसे हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए? अगर हम लौह चुंबकीय पदार्थ के क्यूरी ताप की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, ताप का वह मान जिसके ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगता है तथा जिसके नीचे लौह चुंबकीय पदार्थ पुनः लौह चुंबकीय पदार्थ की भांति ही व्यवहार करता है। यानी कि ताप का वह मान जिसके ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है तथा जिसके नीचे वह पुनः लौह चुंबकीय पदार्थ बन जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्यूरी ताप की डेफिनेशन लिखी गई है लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए, वो बता देता हूँ आपको। वह ताप जिसके ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं तथा इस ताप के नीचे आने पर ये पुनः लौह चुंबकीय हो जाते हैं।
तो इस ताप को क्यूरी ताप कहा जाता है। यानी अगर हम ताप बढ़ा देंगे एक सीमा के बाद तो ये कैसे हो जाएंगे, अनुचुंबकीय हो जाएंगे और इनका लौह चुंबकत्व का गुण अचानक समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब इन्हें पुनः हम उस ताप के नीचे लाएंगे तो ये फिर से लौह चुंबकीय हो जाएंगे। ठीक, तो वह ताप जिसके ऊपर यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करें तथा जिसके नीचे पुनः लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करें, क्यूरी ताप कहलाता है। ठीक है, और तो ये इसका पहला गुण हो गया। अब अगर इसके दूसरे गुण की बात करें तो इसका दूसरा गुण होता है कि जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को हम किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं। असमान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में कहीं पर तीव्रता अधिक होती है चुंबकीय क्षेत्र की, कहीं पर तीव्रता कम होती है, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को असमान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो जब भी हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तब जो ये लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वह उस असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल चुंबकीय मतलब उस असमान चुंबकीय क्षेत्र में मतलब जहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, ये उस ओर आकर्षित होने लगते हैं। क्योंकि असमान चुंबकीय क्षेत्र है तो कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहीं अधिक होगी तो कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है ये उस ओर आकर्षित होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं। तो ये इसका दूसरा गुण हो गया। तो यहाँ पे ये इसकी डिफिनीशन हो गई, उसके बाद ये इसके गुण हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और इन्हें याद कर डालिए, रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की कि कौन कैसे पदार्थों को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कह सकते हैं। तो जैसे कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, लोहा हो गया, और भी कई पदार्थ होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब लौह चुंबकत्व होता क्या है, अगर हम बात करें कि लौह चुंबकत्व क्या होता है तो उसके लिए देखिए जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो जिनमें पेयर नहीं पाया जाता है, वो उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। यानी कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या बहुत अधिक होगी। अब अगर उनकी संख्या अधिक होगी तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका चक्रण एक ही दिशा में होता है, उनका चक्रण एक ही दिशा में होता है। अगर इसमें कई सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो इन सब का चक्रण अलग अलग दिशाओं में होगा, अलग अलग दिशाओं में होगा। ठीक, जिस कारण क्या होगा कि इनमें एक द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा, एक डाइपोल मूवमेंट पाया जाएगा। यानी कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, परंतु जब तक इन्हें हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं तब तक इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो शून्य होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कई सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जो अलग अलग दिशा में रैंडमली घूम रहे हैं, अलग अलग दिशा में मूवमेंट कर रहे हैं, उनका चक्रण अलग अलग दिशाओं में है। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अयुग्मित हैं और अलग अलग दिशाओं में चक्रण कर रहे हैं, ये एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को या द्विध्रुव आघूर्ण को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी कि निरस्त कर देते हैं, जिस वजह से इनका जो परिणामी आघूर्ण होता है, जिस कारण से इनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह शून्य हो जाता है। ठीक, अब अगर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाएगा तो जब तक इन्हें किसी हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं ले जाएंगे ये चुंबकत्व के गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो जब इन्हें हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो ये जितने भी एकल इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जितने भी ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं और ये उस चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होने लगते हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होने लगते हैं, जिस कारण ये उस चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होने लगते हैं। तो ये होता है लौह चुंबकत्व का गुण। किस कारण ये लौह चुंबकत्व गुण उत्पन्न होता है और किन पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कोबाल्ट, निकिल, लोहा आदि पदार्थों में ये गुण पाया जाता है। तो इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और जैसे जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसके सारे गुण अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह ही होते हैं। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके सारे गुण अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह ही होते हैं, बस
लौह चुंबकीय पदार्थों में ये गुण अधिक प्रबलता के साथ पाए जाते हैं। जैसे कि अनुचुंबकीय पदार्थों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनुचुंबकीय पदार्थों की तुलना में अधिक है। ठीक, तो बस हमें ये याद रखना है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें द्विध्रुव आघूर्ण तो पाया जाता है, लेकिन ये अलग अलग दिशाओं में रैंडमली घूमते रहते हैं, जिससे इनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य हो जाता है। अतः जब इन्हें किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके जो आघूर्ण है वो संरेखित हो जाते हैं और ये उस चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।